रुद्राक्ष जी का क्वेश्चन लेकर आते हैं। जयपुर से हैं रुद्राक्ष जी, इनकी उम्र है 32 साल। इनके पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। एसबीआई का मल्टी कैप फंड है जिसमें ये 2000 की सिप कर रहे हैं। एसबीआई के इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड में 1500 की सिप कर रहे हैं। बड़ौदा के बीएनपी पारिबा स्मॉल कैप फंड में 1500 की सिप है। बड़ौदा बीएनपी पारिबा लार्ज एंड मिड कैप में 1500 की सिप कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में भी 1500 की सिप ये इनकी जा रही है। 10% की ये स्टेप अप करेंगे, अगले 20 साल तक निवेश करेंगे, 2 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। फंड सिलेक्शन पर तनवीर सर आपकी सलाह चाहते हैं, कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? मल्टी कैप हम देख रहे हैं एसबीआई का इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड है, बड़ौदा बीएनपी पारिबा के 2 फंड्स हैं, स्मॉल कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप फंड। आपका क्या विचार है रुद्राक्ष जी के पोर्टफोलियो पर? क्या कहना चाहेंगे? 20 साल में 2 करोड़। अगर इनके इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड के अलावा भी कहीं और हैं, जैसे कि डेट प्रोडक्ट में, तो ये इक्विटी फंड सही है। वरना क्या होता है कि सारा पैसा इक्विटी में लगाने का अर्थ ये है कि आपको ये उनका टाइम होराइजन बहुत लंबा है। बट मैं थोड़ी सी बिहेवियरली भी नज़रिए से देखता हूँ कि मेरे ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस में ये रहा है कि देखिए, अभी जब इक्विटी मार्केट सब सही चल रहा होता है ना, तो आपके एसआईपी चल रहे होते हैं, आप सब निवेश करते हैं क्योंकि आपने रिटर्न देखा होता है। लेकिन अगर मार्केट करेक्ट होता है, उस समय में मैंने काफ़ी एसआईपी कैंसिल होते देखा है और लोग उस वक्त अपना वो जो रैशनल थिंकिंग खो देते हैं और इमोशनली डिसाइड करते हैं। तो इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि कहीं भी पोर्टफोलियो क्रिएट हो, उसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड का बहुत अच्छा संतुलन हो, एक बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन क्रिएट करा जाए, ताकि अगर इक्विटी मार्केट अगर गिरता भी है तो आपकी पोर्टफोलियो उतनी नहीं गिरे जितना इक्विटी मार्केट गिर रहा है। तो उस नज़रिए से आई थिंक ये पोर्टफोलियो वहाँ पर कम सही नहीं बैठ रहा है, एसेट एलोकेशन नहीं है इनका। इनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया बहुत अच्छा है, ये कंटिन्यू रहेगा। सेकेंडली, इन्होंने कहा स्टेप अप, ये स्टेप अप अप्रोच भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्या होता है कि आप धीरे धीरे स्टेप अप करते हैं और आपको सिग्निफिकेंटली वेल्थ क्रिएट करेंगे। ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, इस पैसे से अगर स्टेप अप करते हैं 20 साल में 2 करोड़ रुपये तो मिल जाएगा इनको। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी इनको बैलेंस की ज़रूरत है, तो ये प्योर डेट फंड ना लेके एक बैलेंस एडवांटेज फंड ऐड कर सकते हैं, ताकि इनके पोर्टफोलियो में संतुलन बने रहे। और ये 32 साल के हैं, इनके पास काफ़ी समय है, तो इनसे दो चीज़ इनको स्टॉप कर सकती है अपना 2 करोड़ लक्ष्य हासिल करने में। एक, कि ये अगर बीच में एसआईपी रोक देते, अगर एसआईपी रोक देते हैं तो इनको ये पोर्टफोलियो हासिल करने में मुश्किल हो। दूसरा है कि इसमें एक बैलेंस एडवांटेज टाइप फंड कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दें, ताकि ये इसकी पोर्टफोलियो में थोड़ी बैलेंस आ जाए, ताकि जब बुरा वक्त कभी इक्विटी में आता हो। देखिए, कभी क्या हुआ, लास्ट 8-10 साल में इक्विटी मार्केट ने एक तरफ ही मार्केट मोमेंटम देखा है। बहुत से एडवाइज़र लोगों ने भी करेक्शन नहीं देखा है। 94 से 99 तक का साइडवे मूवमेंट, या 2000 से 2003 तक का मूवमेंट, जब मार्केट लगातार नीचे आया 3 साल तक, तो उस टाइम पे ये बिहेवियर मेंटेन रखना कि मैं इक्विटी में एसआईपी करता रहूँगा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड करेज। अगर आप वो कर पाते हैं तो प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो रन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेकिन आपको लगता है कि आपकी उस टाइम मानसिक पर्सपेक्टिव से आपको लगेगा कि ये लॉस ऑफ वैल्यू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा डेट ऐड कर लीजिए। तन्वी सर, वैसे अभी हम जो मार्केट में देख रहे हैं, वो भी जो इक्विटी में निवेश करने वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत भरा समय है। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आप वही इनफैक्ट अभी पॉइंट आउट कर रहे थे कि मार्केट में जब फॉल आता है तो लोग अपना सिप जो है वो रोकने
के बारे में सोचने लगते हैं। अभी जो सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, एफएनओ को लेकर के नए नियम, चाइना, जापान के मार्केट्स को हमने गिरते हुए देखा, चाइना फैक्टर, वहाँ स्टिमुलस और इन सब की खबरें, इन सब पर रिएक्ट कर रहे हैं भारतीय बाजार। अभी आप निवेशक को क्या सलाह देंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है ना, ये इक्विटी मार्केट में जब आप निवेश करते हैं ना, ये उतार चढ़ाव इक्विटी मार्केट का एक हिस्सा है, आपको इसमें मान के चलना पड़ेगा। इसी वजह से आपकी क्या रिस्क एपेटाइट डिसाइड करती है और कितने हद तक आप पोर्टफोलियो में ड्रॉप ले सकते हैं, और आपकी नींद रात की नहीं उड़ती है, तो वो डिसाइड करेगा आप कैसे पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। और ये कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम आती है ना, आपको एक्चुअली अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इक्विटी मार्केट में निवेश करें। अब देखिए, इक्विटी मार्केट जो ट्रेड कर रहा था, ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी जो करेक्शन आया है, तो ये करेक्शन से क्या हुआ है, ये करेक्शन से आपको एक मौका मिला है कि भाई मुझे 26,000 करीब 300 चला गया था, आज 1,000 पॉइंट सेंसेक्स नीचे है। तो आप एक तरह से अपॉर्चुनिटी आपको मिला है कि भाई आप नीचे लेवल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे जो प्रॉब्लम आएंगे ना, इस पे करेक्शन आएगी और ये आपको एक मौका देंगे। नो, ये इंटेंसिटी इस करेक्शन का क्या होगा, किसी को भी पता नहीं। अब 2007-8 में जब मार्केट पीक आउट किया था, सेंसेक्स वाज अराउंड 21,000 और करेक्ट करके वो 8,300 8,400 चला गया। सो ये जो फॉल बहुत कभी कभी इतना रैपिड होता है, लेकिन जब वो फिस्कल स्टिमुलस आया, उसी तेजी से मार्केट वापस बढ़ गया। सेम हम लोगों ने कोविड में भी देखा। नाउ इंडिया स्ट्रक्चरली एक ग्रोथ पार्ट पे है। इंडिया के जो सारे मैक्रो फंडामेंटल्स हैं, जो कंपनी अगर कर रही है वो दे आर डूइंग वेरी वेल, इनके कॉर्पोरेट प्रॉफिट और अर्निंग ग्रोथ करेंगे। अगर ये ग्रो करेंगे तो शेयर बाजार में इनका प्राइस भी ग्रो करेगा शेयर का। लेकिन तो ये शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम आएगी, इस प्रॉब्लम से लोग बहुत घबरा जाते हैं और उसी समय में गलत डिसीजन लेते हैं। डेटा सजेस्ट ये करता है कि अगर आप इक्विटी मार्केट को एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह ब्रेक करके देखें कि ग्रीन जब आपको अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, येलो जब आपको कॉशियसली इन्वेस्ट करना चाहिए, रेड जब आपको टेक्निकली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या आपको उस टाइम से प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। आप डेटा देखेंगे कि रेड जोन में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आता है, ग्रीन जोन में जबकि अग्रेसिवली लोग इन्वेस्ट करना चाहिए, उस टाइम में एसआईपी रुकती है, लोग पैसे निकालते हैं। तो ये कंप्लीटली जो इन्वेस्टिंग फंडामेंटल के विपरीत लोग रिएक्ट करते हैं। तो इसी वजह से मैं हमेशा एक पोर्टफोलियो में संतुलन करना चाहता हूँ, रेकमेंड करता हूँ, ताकि लोग घबरा कर डिसीजन ना लें। ओके, सो अभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को क्या करना चाहिए, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? अभी अपने सिप को कंटिन्यू रखें, नया निवेश कर सकते हैं? अभी बिल्कुल सिप को कंटिन्यू रखें। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया स्मॉल मिड कैप में, आपको पहले बुक कर लेना चाहिए। बुक करके उसको सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए, मतलब ये है कि अगर आपने उसे पैसा थोड़ा निकाल लेना चाहिए था, निकाले नहीं, उसे बुक करके लिक्विड में चले जाएं और वो के जैसे एसआईपी होता है उसे उसी तरह से सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में रहेगा। वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन फंड हाउस के पास रहेगा और उससे सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए निवेश होगा। इसका एडवांटेज ये होगा कि आने वाले 12 to 14 मंथ्स में जो अगर वोलेटिलिटी रहती है, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव पे आप दोबारा परचेज कर सकते हैं। अगर करेक्ट होता है तो नीचे लेवल में वापस परचेज कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप बहुत ज्यादा मिस भी नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका है करने का। दूसरा मेरा ये, अभी हम लोगों ने अपने क्लाइंट का स्मॉल एंड मिड कैप से 6-8 महीने पहले काफी प्रॉफिट बुक कराया था, और वो पैसा जो है क्वालिटी लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप कंपनी में गया है। अभी आप देखेंगे पिछले 12-18 महीने में क्या हुआ है कि दो तरह की कंपनी होती है। एक कंपनी विद हाई ग्रोथ एंड हाई क्वालिटी, ओके, लो ग्रोथ एंड लो क्वालिटी, ये 4 तरह के कंपनी मिलेंगे आपको।
आप 2x2 मैट्रिक्स में करते हैं तो आने वाला 12-18 महीने में ना मेजॉरिटी लो ग्रोथ एंड लो क्वालिटी कंपनी ने काफी प्राइस में बढ़ोतरी दिया है। वो काफी तेजी से बढ़े हैं। आप नोटिस करेंगे हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ कंपनी जो है ग्रो नहीं की है। तो मेरा मानना है आने वाले समय में ऑलरेडी हम लोगों ने वो ग्रोथ देखा है लास्ट 6 मंथ्स में। हाई क्वालिटी और हाई ग्रोथ कंपनी अच्छी करेगी। तो आप अपने पोर्टफोलियो का जो रिस्क कम करके लार्ज कैप में चले, अगर इक्विटी वाले पोर्टफोलियो लार्ज कैप में चले जाएं, या आप बिल्कुल भी जोखिम बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड के टाइप में प्रोडक्ट में चले जाएं। आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा रिस्क इंसुलेट करें, रिस्क कम करें उसमें। ओके, सो रिस्क कम करने का टाइम है, लेकिन सिप रोकने का बिल्कुल भी नहीं है। सिप कंटिन्यू रखेंगे अभी भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लॉन्ग टर्म के जर्नी के लिए। अशोक जी से बात करते हैं जो फोन लाइन पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी नमस्ते, स्वागत है मनी 9 में। माफी कीजिएगा, हम थोड़ा सा बाजार के अभी जो चल रहा है इस पर बात करने लगे थे। आप हमारे साथ बने हुए हैं अशोक जी? हाँ जी, नमस्कार मैम। बहुत देर आपको इंतजार करवाया, शुक्रिया होल्ड नो इशू करने मैम। के लिए। कहाँ से बोल रहे हैं अशोक जी? मैं करनाल हरियाणा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत स्वागत है मनी 9 में। तो मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ। वैसे आपके पोर्टफोलियो को डिस्कस करें, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ ओके, और 1 साल से मैं म्यूचुअल फंड में सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और अभी मैंने 10 दिन पहले लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो के दो हिस्से मैं देख रही हूँ, सिप और लमसम। तो पहले मैं आपके यस सिप मैम। के पोर्टफोलियो को बताती हूँ, फिर आप अपना सवाल पूछेगा। सो आपके पास है नावी निफ्टी का बैंक इंडेक्स फंड 1000 की सिप, नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1000 की सिप, नावी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड 5000 की सिप, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड 1000 की सिप, टाटा स्मॉल कैप फंड 1000 की सिप। अब आता है अशोक जी के पोर्टफोलियो का दूसरा हिस्सा, लमसम ये कर रहे हैं ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में इन्होंने लमसम निवेश किया है 2.5 लाख का। साथ ही में क्वांट के स्मॉल कैप फंड में 1.5 लाख रुपए डाले हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 1 लाख रुपए डाले हैं। अशोक जी अब बताइए निवेश का क्या लक्ष्य है, और वैसे आपको हमारे शो में हमारे एक्सपर्ट से मदद मिल रही है? आप देखते हैं हमारा शो? यस मैम, मैं सुबह से शाम तक आपका ही शो देखता रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ, मनी 9 का प्रोग्राम भी देखता रहता हूँ। वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए। अब बताइए आप तनवीर जी से क्या पूछना चाहेंगे? आपके पोर्टफोलियो को मैंने बता दिया। एक्चुअली मैम जो मेरा पोर्टफोलियो, मैं सर से जानना चाहता हूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो सही है या मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। और आप कितने समय निवेश करेंगे? मैम मेरा लक्ष्य 10 से 15 साल का है। ठीक है। और कोई पर्टिकुलर आप रिटायरमेंट के लिए इन पैसों को जोड़ रहे हैं या बच्चों की पढ़ाई के लिए मैम क्या? बच्चों की पढ़ाई के लिए ही जोड़ रहे हैं मैम। ओके, और इसके अलावा भी आप निवेश करते हैं? इसके अलावा मैम स्टॉक मार्केट में है, शेयर वगैरह परचेज किए हुए हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अशोक जी बने रहिएगा, अगर तनवीर जी आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहें। तनवीर सर आपने सुना यहाँ अशोक जी का पोर्टफोलियो है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है इस तरह का निवेश ये कर रहे हैं, 15 साल का नजरिया है, 10 से 15 साल का। क्या राय है आपकी? कुछ बदलना चाहेंगे इनके पोर्टफोलियो में आप? जी प्रियंका, इनफैक्ट अशोक जी आप के एज क्या है और आपके बच्चों का एज क्या है? 41 ईयर्स के करीब है हम्म। और मेरे पास 3 लड़कियां हैं। एक की उम्र है 9 ईयर, एक 5 ईयर और 3 ईयर। 9, 5 एंड 3 ईयर्स। जी ठीक है, वेरी गुड। और ये म्यूचुअल फंड के निवेश के अलावा आपका पीपीएफ और ईपीएफ वगैरह का चलो फिक्स डिपॉजिट टाइप कुछ प्रोडक्ट है? नहीं नहीं सर, पीपीएफ वगैरह में तो नहीं है। सुकन्या में मैंने अकाउंट खुलवाया गुड़िया का, उसमें मोस्टली जो बड़े वाली गुड़िया है 4 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट हो गया है। ठीक। देखिए एक्चुअली आप के सारे इक्विटी पोर्टफोलियो हैं, आपने मेरे ख्याल से बहुत एडहॉक वे में फंड चुना है, क्योंकि कोई नवी निफ्टी बैंक इंडेक्स है और नवी निफ्टी 50 इंडेक्स है। आप बैंक और एनबीएफसी को ऐड करेंगे ना, कि निफ्टी का इंडेक्स का ऑलमोस्ट 35-37% ऑलरेडी बैंक में आता है, तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है। अब आप लेते हैं फिर निप्पॉन मिड मिड मल्टी कैप एंड उसके बाद आपके पास टाटा स्मॉल कैप शायद है, यस। यस है। और
ग्रो निफ्टी है। अब ग्रो निफ्टी है और आपके पास ऑलरेडी निफ्टी है, तो ये थिंक मेरे ख्याल से ये बहुत हद तक ओवरलैप है। और दूसरी बात, ये ग्रो और नवी फंड्स की जो फंड साइज भी हैं बहुत छोटे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, छोटे फंड साइज में ना, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आती है एज अ फंड मैनेजर, आप उसको अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं कर पाते। इसलिए बहुत छोटे फंड को हम लोग रेकमेंड भी नहीं करते। तो एक्चुअली सही मायने में बहुत से फंड्स जो आपने चुने हैं ये मेरे रिकमेंडेशन क्राइटेरिया में नहीं आते। सो निप्पॉन का मल्टी कैप फंड फिर भी ठीक है, टाटा स्मॉल कैप इज फाइन। आई थिंक क्वांट आपने परफॉर्मेंस देख के लिया होगा, एंड क्वांट काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो एंड मोतीलाल ओसवाल इज अ गुड फंड टू कीप। बाकी नबी और ग्रो से मैं उतना सहमत नहीं हुआ हूँ इस फंड में यहाँ पर। तो आप इसके लिए ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं। और आपके पास टाइम होराइजन है, क्योंकि 9 साल में 10 साल में इक्विटी पोर्टफोलियो रन कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके, देखिए सिंपल है, अगर जो गोल्स आपके 9 7 8 9 10 साल के हैं ना, उसके लिए तो आप इक्विटी फंड निवेश करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 से 7 साल में अगर कोई गोल्स आएंगे, उसके लिए आप बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे कैटेगरी को यूज कर सकते हैं। और अगर उससे नीचे का गोल्स हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड आज के दिन में बहुत बेटर होगा, वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में कट आएगी वैसे भी डेट फंड के रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। तो आने वाले समय में डेट फंड का रिटर्न बेटर रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि थोड़ा पोर्टफोलियो का बैलेंस कर सकते हैं और इस पोर्टफोलियो को दिशा दे सकते हैं। अभी ये क्या हो ना, बहुत एडहॉक पोर्टफोलियो आपने रैंडमली किया है, मैं भी खुद रिसर्च करके, या आपने हिस्टोरिकल रिटर्न देखा होगा, कोई फंड रिटर्न अच्छा कर रहा है तो उस हिसाब से पिकअप किया होगा। तो बट मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो में थोड़ी चेंज की रिक्वायरमेंट है। तो आप ये छोटे छोटे जो बहुत फंड है इसको हटा के अच्छे कैटेगरी के फंड ऐड करिए, जैसे कि फ्लेक्सी कैप हो या बैलेंस एडवांटेज फंड हो। ऐसे कैटेगरी के फंड्स ऐड करिए तो आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस भी रहेगा और ग्रोथ भी रहेगी। ओके, सो एक ओवरऑल की ज़रूरत पड़ेगी अशोक जी, क्योंकि आपके पास हम बहुत सारे पैसिव फंड्स भी देख रहे हैं। सो ये पैसिव फंड शायद आपको, क्योंकि आपका लंबी अवधि का नज़रिया है, तो पैसिव फंड की जगह आप फ्लेक्सी कैप चुन सकते हैं, एक हाइब्रिड, यानी कि जिसमें इक्विटी और डेट दोनों में आपको एक्सपोजर मिल रहा हो, उस तरह की स्कीम्स को भी एक बार ज़रूर रिव्यू करें और उन्हें शामिल करिएगा।